मेरी माँ को लकवा का दौरा पड़ा था। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी और मैं कमरे के बाहर टहल रहा था। मेरी बीबी प्रिया सामने सिर झुकाए बैठी हुई थी। मेरी माँ को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी, लेकिन मेरी बीबी उन्हें रोजाना समय से दवा खिलाती थी, कभी कोई चूक नहीं की थी और मेरी माँ तो हर वक्त मेरी बीबी की तारीफ करती थी। भगवान ऐसी बहू हर किसी को दे। मेरी सगी बेटी होती तो वह भी मेरी इतनी सेवा ना करती जितनी मेरी बहू करती है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। पापा के मरने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, यहाँ तक कि शादी भी मुझे अपनी पसंद से करने दी। मेरी बीबी प्रिया मेरे साथ बैंक में नौकरी करती थी। हमने प्यार की शादी की थी। हमारी मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं आई थी। सब कुछ ठीक था। फिर अचानक मेरे घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। मैं यही सब सोच रहा था जब अचानक डॉक्टर और एक नर्स की आवाज़ ने मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। डॉक्टर और नर्स आईसीयू का दरवाज़ा खोलकर बाहर आए थे। मैं और प्रिया तेजी से उनकी तरफ लपके थे। डॉक्टर साहब, मेरी माँ अब कैसी है? वह कब तक ठीक हो जाएंगी? डॉक्टर ने अफसोस से सिर हिला दिया। देखिए, हमने कोशिश पूरी की है, लेकिन दौरा बहुत तेज था। उनकी हालत बहुत नाजुक है। दिमाग में खून जम गया है, तो अब क्या होगा? प्रिया ने कांपती आवाज़ में पूछा। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। इनकी यह हालत अचानक नहीं हुई। इनका ब्लड प्रेशर लगातार बहुत हाई रहा है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें गलत दवा दी जा रही थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। गलत दवा? डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? मेरे गले से घुटी हुई आवाज़ निकली। प्रिया का चेहरा जो पहले ही पीला था, अब बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। डॉक्टर, आप होश में तो हैं? आप हमें डरा रहे हैं। मैं खुद माँ को समय पर दवा देती थी। यह कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा डर था। डॉक्टर ने सख्त नज़रों से प्रिया को देखा। देखिए, मैं बस वही कह रहा हूँ जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। इनका ब्लड प्रेशर लगातार खतरनाक हद तक हाई रहा है। यह एक दिन का नतीजा नहीं है। खैर, जो होना था हो गया। अब इन्हें अस्पताल में और रखने का कोई फ़ायदा नहीं। इन्हें घर ले जाएं, इनकी फिजियोथेरेपी शुरू कराएं, और हाँ, अब इनकी दवाइयों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मैं डॉक्टर के शब्दों के बोझ तले दबकर रह गया था। क्या प्रिया से कोई गलती हुई थी, या माँ खुद ही परहेज नहीं कर रही थी? मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। हम माँ को घर ले आए, वही घर जो माँ की हंसी से गूंजता था। आज वहाँ एक भयानक खामोशी छाई थी। माँ को उनके बिस्तर पर लिटा दिया गया। उनकी बाईं तरफ की बाजू और टांग बिल्कुल बेजान पड़ी थी। उनकी जुबान से शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे, ऐसे कि समझना मुश्किल था। मैं माँ के पैरों में बैठ गया और फूट फूट कर रो दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दें। यह सब हमारी लापरवाही से हुआ है। मैंने प्रिया की तरफ देखा। शायद डॉक्टर ठीक ही कह रहा था। अगर हम दोनों ध्यान देते तो आज आप इस हाल में ना होती। राहुल, प्रिया की आवाज़ सख्त थी। आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने इनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारा दिन इनके पास बैठी रहती थी। अपनी नींद खराब करके इनकी दवाइयों का ख्याल रखती थी। और आप कह रहे हैं कि मेरी लापरवाही है? नहीं प्रिया, मैंने जल्दी से हाथ उठाए। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों से कमी हुई है। अब हमें मिलकर इनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना है। प्रिया ने गहरा सांस लिया, जैसे खुद पर काबू पा रही हो। वह मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसका लहजा अब नरम हो चुका था। आप चिंता ना करें, मैं अपनी जान लगा दूंगी। माँ जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं इनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी बीबी की इस बात से संतुष्ट हो गया।
मैंने सोचा अस्पताल के तनाव की वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई थी। शुरू के दिन प्रिया ने वाकई माँ की बहुत सेवा की। मैंने माँ के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट भी रख लिया था। प्रिया रातों को उठ उठ कर माँ को देखती, उनके कपड़े बदलती, उन्हें समय पर दवा देती। मैं रात को जब भी जागता प्रिया को माँ के पास पाता। प्रिया तुम सो जाओ, मैं देख लेता हूँ। मैं कहता नहीं राहुल। वो थकी हुई मुस्कुराहट से कहती आप दिन भर के थके हुए होते हैं, आप सोएं। माँ की सेवा मेरा फर्ज है। मेरा दिल प्रिया के लिए प्यार से भर जाता। मैं सोचता कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली है। लेकिन यह फर्ज का नाटक ज़्यादा दिन नहीं चला। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले माँ की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। लकवे ने उनके दिमाग पर भी असर डाला था। उन्हें अक्सर पता ही नहीं चलता था और उनका बाथरूम बिस्तर पर ही निकल जाता। एक रात मैं प्रिया की तेज आवाज़ से उठ बैठा। उफ भगवान, फिर से मैं घबरा उठा। क्या हुआ? प्रिया सब ठीक है। क्या ठीक होना है? वह गुस्से से भरी हुई थी। माँ ने फिर सारा बिस्तर गंदा कर दिया है। पूरे कमरे में बदबू फैल गई है। मेरा तो सोना हराम हो गया है। मैं उसके लहजे पर चौंक गया। प्रिया वो बीमार हैं, उन्हें पता नहीं चलता। धीरे बोलो, वो जाग जाएंगी तो जाग जाएं। वो मुझसे झगड़ने लगी। तुम तो आराम से दूसरे कमरे में सोते रहते हो। सारी रात उनकी गंदगी में मैं जागती हूँ, थक गई हूँ। मैं ये सब करके मैंने उस रात तो उसे समझा बुझा कर चुप करवा दिया। मैंने उसके चिड़चिड़ेपन की वजह कुछ और समझी। हमारी शादी को 1.5 साल होने को था और अभी तक हमारी कोई संतान नहीं थी। मैंने सोचा शायद वो इसी वजह से दबाव में है और माँ की बीमारी ने उसका गुस्सा बढ़ा दिया है। लेकिन यह तो महज शुरुआत सी। प्रिया का असल रूप अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। अगले दिन मैं माँ के पास बैठा, उनके पैर दबा रहा था। वह जाग रही थी और मुझे ही देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ माँ? मैंने नरमी से पूछा। माँ ने अपना दाहिना हाथ जो ठीक था उठाने की कोशिश की। उनका मुंह खुला और एक टूटी सी आवाज निकली, प्रिया। प्रिया ने क्या किया माँ? वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन उनकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। उनकी आंखों में एक तेज डर था। वह मेरी तरफ देखकर सिर्फ रोए जा रही थी। उस वक्त प्रिया कमरे में आई। आप लोग जाग रहे हैं, उसने माँ को देखकर कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हमदर्दी नहीं, थकान थी। माँ ने प्रिया को देखते ही आंखें फेर लीं और दीवार की तरफ देखने लगी। माँ का डरकर दीवार की तरफ मुंह फेर लेना मेरे दिल में एक छेद कर गया। प्रिया के चेहरे पर एक पल के लिए जो थकान आई थी उसने फौरन उसे छुपा लिया और लहजे में बनावटी हमदर्दी भर ली। माँ, आप मुझसे नाराज हैं क्या? उसने करीब आते हुए कहा। माँ ने आंखें जोर से बंद कर लीं। क्या हुआ प्रिया? मैंने खड़े होते हुए पूछा। माँ ऐसे क्यों कर रही हैं? मुझे क्या पता राहुल। प्रिया ने कंधे उचकाए। सारा दिन इनकी सेवा करती हूँ, शायद अब मेरी शक्ल इनसे देखी नहीं जाती। उसकी आवाज़ में कड़वाहट साफ थी। ऐसी बात नहीं है प्रिया। मैंने बात को संभालने की कोशिश की। वह बीमार है, शायद दर्द में है। हाँ हाँ, दर्द में तो बस वही है। वो बुड़बुड़ाती हुई कमरे से निकल गई। मैंने माँ के चेहरे पर हाथ फेरा। वो मुझे देखकर बेबसी से रो रही थी। माँ बोलो, क्या प्रिया ने कुछ कहा है? माँ ने ना में सिर हिलाया, लेकिन उनके आंसू नहीं थम रहे थे। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन बीमारी ने उनकी जुबान छीन ली थी। मैं उस वक्त समझ ना सका कि उनका ना में सिर हिलाना मेरे सवाल का जवाब नहीं बल्कि प्रिया के डर का इजहार था। अगले दिन मैंने माँ के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का इंतजाम कर दिया। डॉक्टर ने कहा था कि लगातार थेरेपी से शायद कुछ सुधार आ जाए। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा तो थेरेपिस्ट माँ का व्यायाम करवा रहा था। मैं वहीं बैठ गया। थेरेपिस्ट एक गंभीर आदमी था। राहुल साहब, उसने मुझसे कहा जब प्रिया रसोई में पानी लेने गई, मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा।
मैं समझा नहीं। मैंने परेशानी से कहा, आप तो रोज आ रहे हैं, बात वो नहीं है। उसने आवाज़ धीमी की। ऐसा लगता है इनके मसल्स व्यायाम को स्वीकार ही नहीं कर रहे। यह बहुत सुस्त है, हर वक्त जैसे नींद में है। क्या आप इनकी दवाइयों में कोई बदलाव लाए हैं? नहीं तो मैंने कहा, वही बीपी और खून पतला करने की दवा है जो डॉक्टर ने लिखी थी। मेरी बीवी प्रिया उन्हें समय पर देती है। थेरेपिस्ट ने अब कुछ सोचते हुए माँ की बेजान टांग को देखा। अजीब बात है, इनकी सुस्ती प्राकृतिक नहीं लगती। खैर, आप इनकी डाइट पर ध्यान रखें। वो चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक नया शक डाल गया। क्या माँ की दवा ठीक नहीं, जा कोई लापरवाही कर रही है? रात के खाने पर मैं चुप था। प्रिया ने 2-3 बार नोट किया। क्या बात है, ऑफिस में कोई परेशानी है? नहीं, मैंने सिर उठाया। मैं माँ के बारे में सोच रहा था। थेरेपिस्ट कह रहा था कि उनकी हालत बेहतर नहीं हो रही। वो कह रहा था कि माँ हर वक्त नींद में लगती है। मेरे यह कहते ही प्रिया के हाथ से चम्मच छूट गया। दांतों की आवाज़ प्लेट से टकराई। क्या मतलब उसका? उसने जल्दी से खुद को संभाला। वह इल्जाम लगा रहा है कि मैं ख्याल नहीं रखती। प्रिया, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने बस यही कहा है। प्रिया की आवाज़ ऊंची हो गई। वह राहुल, अब बाहर के लोग मुझे बताएंगे कि मैं अपनी सास की सेवा कैसे करूं। तुम जानते भी हो मैं सारा दिन उनका कितना ख्याल करती हूँ। उनकी गंदगी साफ करती हूँ, उनको नहलाती धुलाती हूँ, और बदले में मुझे ताने मिल रहे हैं। मैंने पहली बार प्रिया का यह रूप देखा था। वह मुझ पर चीख रही थी। प्रिया, मैंने ताना नहीं दिया, मैं तो बस चिंता जता रहा था। चिंता? तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की चिंता है, मेरा क्या? वो खड़ी हो गई। मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे पूछते हो कभी कि मैं कैसी हूँ? 1.5 साल हो गया हमारी शादी को, हम अपनी जिंदगी शुरू ही नहीं कर पाए। मैं भी गुस्से में खड़ा हो गया। यह तुम क्या कह रही हो? वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पाला है, मैं उन्हें इस हाल में कैसे छोड़ दूं? तो मैं क्या करूं? वह रोने लगी। मैं एहसान नहीं करती, क्या तुम समझते हो? मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो यह सब करती फिरूं। सारी दुनिया अपनी बीवियों के साथ घूमती फिरती है, बच्चे पैदा करती हैं, और मैं यहाँ एक अपाहिज औरत की गंदगी साफ कर रही हूँ। प्रिया, मैंने सख्ती से कहा, तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही, वो तुम्हारी भी सास है, यह तुम्हारा फर्ज है। फर्ज? उसने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, नफरत थी। तो फिर ठीक है, तुम भी अपना फर्ज पूरा करो। मैं भी देखती हूँ तुम अकेले यह सब कैसे करते हो। वो यह कहकर हमारे बेडरूम में गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मैं वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। मेरी मोहब्बत, मेरी प्रिया ऐसी तो नहीं थी, या यह सब बच्चा ना होने का चिड़चिड़ापन था। उस रात मैं माँ के कमरे में गया। वो सो रही थी, लेकिन उनका सोना सामान्य नहीं था। वह बहुत गहरी नींद में थी। मैंने उनकी दवाओं की शीशियाँ देखी, सब कुछ वैसा ही था। फिर मेरी नज़र माँ के तकिए के नीचे से झांकती एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली पर पड़ी। मैंने उसे खींचकर निकाला। उसमें 2 सफ़ेद गोलियां थी, वही गोलियां जो उस दिन फर्श पर बिखरी थीं, जिनसे क्लोरीन जैसी बदबू आ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। वो छोटी सी थैली, वो 2 सफ़ेद गोलियां, और उनसे आती वो तेज क्लोरीन की बदबू, यह वही बदबू थी जो उस दिन माँ के कमरे में फैली थी। मेरा सिर चकरा गया। एक डर ने मुझे जकड़ लिया। प्रिया, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज़ में इतना गुस्सा था कि मैं खुद हैरान रह गया। मैं तूफान की तरह बेडरूम में घुसा। प्रिया, जो शायद बिस्तर पर लेटकर रोने का नाटक कर रही थी, मेरी चीख से उछल पड़ी। क्या बात है, क्यों चीख रहे हैं? उसने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। मैंने वह प्लास्टिक की थैली उसके चेहरे के सामने कर दी। यह क्या है प्रिया? उसकी आंखें एक पल के लिए फैल गईं। उसने थैली को देखा और फिर मेरी आंखों में। क्या मतलब? कोई गोलियां हैं? कोई गोलियां नहीं। मैं गुस्से से कांप रहा था। यह माँ के तकिए के नीचे से मिली हैं, और इनसे वही क्लोरीन की बदबू आ रही है
जो उस दिन माँ के गिरने पर कमरे में थी। सच सच बताओ यह क्या है? प्रिया का चेहरा सफ़ेद हो गया। एक पल के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा आ गया। वो तेजी से खड़ी हुई। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? वो चीखी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यह कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी माँ को कुछ दिया है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ प्रिया, ये गोलियाँ वहाँ कैसे आईं? मैंने अपनी आवाज़ धीमी रखने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल फटने वाला था। मुझे क्या पता, उसने हाथ झटक दिया। हो सकता है तुमने जो फिजियोथेरेपिस्ट रखा है ये उसकी कोई दवा हो, जहाँ शायद माँ ने खुद ही कहीं से उठाकर रख ली हो। उनका दिमाग वैसे भी काम नहीं करता। झूठ मत बोलो प्रिया, अब मुझसे रहा नहीं गया। यह वही गोलियां हैं, मुझे सब याद है। याद है तुम्हें? क्या याद है? वो अब मुझ पर हमला करने लगी। तुम्हें सिर्फ अपनी माँ याद है, तुम्हें ये याद नहीं कि मैं सारा दिन इनकी गंदगी साफ करती हूँ। तुम्हें यह याद नहीं कि मेरी अपनी ज़िंदगी नरक बन गई है। प्रिया बात मत बदलो, इन गोलियों की बदबू लानत भेजो इन गोलियों पर। उसने मेरे हाथ से वो थैली छीन कर फर्श पर फेंक दी। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इस माँ की रट से। हाँ, मैंने रखी होंगी, वो मेरी नींद की गोलियाँ हैं। मैं तुम्हारी माँ की वजह से सो नहीं पाती, इसीलिए खाती हूँ। अब खुश नींद की गोलियाँ, मैंने उलझ कर कहा। नींद की गोलियों से कैलोरीन की बदबू क्यों आएगी? मेरा सवाल सही था और उसने उसे लाजवाब कर दिया। वह एक पल रुकी। ओ भगवान राहुल, वह सिर पीट कर रोने लगी। तुम अब मेरी दवाओं की बदबू भी सूंघोगे? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? इस औरत के लिए जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें मुझसे नहीं, सिर्फ अपनी माँ से प्यार है। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम्हारे घर को संभाला, तुम्हारी अपाहिज माँ की सेवा की, और तुमने मुझे क्या बदला दिया? मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। मैं बेबस हो गया। मेरी मोहब्बत, मेरी प्रिया इस तरह टूट कर रो रही थी। क्या मैं वाकई शक करके गलती कर रहा था? क्या ये सब मेरी अपनी थकान और वहम था? प्रिया, मेरा मतलब बस राहुल, बहुत हो गया। वो एक झटके से उठी और अपने आंसू पोंछे। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मैं ये गंदगी और साफ नहीं कर सकती। प्रिया, होश करो, माँ बीमार है। मैंने उसे बाजू से पकड़ना चाहा। उसने मेरा हाथ झटक दिया। तो फिर सुन लो। वह मेरे सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज तुम फैसला करो राहुल, इस घर में या तो मैं रहूँगी या तुम्हारी यह माँ। अगर तुम्हें अपनी माँ इतनी ही प्यारी है तो मुझे तलाक दे दो, और अगर तुम्हें अपनी बीबी और अपना घर बचाना है तो इस औरत को इस घर से निकाल दो। मैं सन खड़ा था जैसे मुझ पर किसी ने बिजली गिरा दी हो। तलाक जा, माँ को घर से निकाल दो, फैसला कर लो राहुल। उसने मेरी आंखों में झांका, वरना कल सुबह मैं इस घर में नहीं रहूँगी। वो यह कहकर दोबारा बेडरूम में गई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। मैं वहीं लाउंज में फर्श पर बिखरी उन गोलियों के पास पत्थर का बुत बना खड़ा रहा। प्रिया का अल्टीमेटम एक फांसी के फंदे की तरह मेरे गले में कस चुका था। मैंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैं प्रिया को खो नहीं सकता था। उसका जोर जोर से रोना, उसका वो कहना कि मैं थक गई हूँ, मुझे यह एहसास दिला रहा था कि गलती शायद मेरी ही है। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया था। मैंने खुद को समझाया, माँ बीमार है, प्रिया जवान है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, वो ठीक ही तो कह रही है, हमारी अपनी ज़िंदगी शुरू ही नहीं हुई। मैंने फ़ैसला कर लिया, एक ऐसा फ़ैसला जिसने मेरी रूह को ज़ख्मी कर दिया। मैंने सोचा कि माँ को अस्थायी तौर पर घर से दूर भेजना ही एकमात्र हल है। सुबह मैं बारी कदमों से माँ के कमरे में घुसा। वो जाग रही थी और छत को घूर रही थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में एक पल को चमक आई। उन्होंने अपना ठीक वाला हाथ उठाने की कोशिश की, जैसे मुझे दुआ दे रही हों। मेरा दिल कटकर रह गया। मैं उनके पैरों में बैठ गया।
माँ मेरी आवाज़ गले में ही दम तोड़ रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में सवाल था। माँ आप कैसी हैं? मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए पूछा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उनकी आंखों में देख सकूं। माँ मैंने गहरा सांस लिया। घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, प्रिया बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। माँ ने मेरी बात सुनी और उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। उन्होंने मेरा हाथ हल्के से दबाया, जैसे कह रही हो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। उनकी इस मोहब्बत ने मुझे और कमज़ोर कर दिया। माँ मैंने आंसू रोकते हुए कहा, आप ऐसा करें, कुछ दिन के लिए मौसी के घर चली जाएं, वहाँ आपका मन भी बहल जाएगा और जहाँ घर में झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको जल्द ही वापस ले आऊँगा। माँ बस प्रिया का गुस्सा ठंडा हो जाए। मेरे यह शब्द तीर बनकर माँ के दिल में लगे। उनकी आंखों में जो चमक थी वह बुझ गई। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठी रहीं। उनकी चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माँ आप कुछ बोलिए, मुझ पर गुस्सा करे, मुझे मारे, लेकिन यूं चुप ना रहें। वो फिर भी कुछ ना बोली, बस 2 आंसू उनकी आंखों से टूटकर उनके गाल पर गिरे। मैं समझ गया कि वह मान गई हैं, या शायद उनके पास मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने प्रिया को नहीं बताया, बस चुपचाप माँ का एक छोटा सा बैग तैयार किया। फिर मैंने अपनी जेब से 500 रुपये का एक नोट निकाला और माँ के हाथ में थमाने लगा। माँ यह अपने पास रखें, रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है। माँ ने मुट्ठी नहीं खोली, उनका हाथ बेजान सा पड़ा रहा। मैंने ज़बरदस्ती उनकी मुट्ठी खोली, वो नोट उसमें रखा और उनकी मुट्ठी बंद करवा दी। काम आएंगे माँ। मैंने रिक्शा मंगवाया। मैं माँ को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर लाया। प्रिया कमरे की खिड़की से सब देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना खुशी ना गम। मैंने माँ को रिक्शे में बिठाया और रिक्शे वाले से कहा कि उन्हें मेरी मौसी के घर छोड़ दें, मैं आपको लेने आऊँगा माँ। मैंने झूठा दिलासा दिया। माँ ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गिला नहीं था, बस एक सवाल था, क्यों? रिक्शा चल पड़ा। मैं वहीं खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा जब तक वह गली के मोड़ पर गायब नहीं हो गया। मेरा दिल बुरी तरह डूब रहा था। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी माँ को नहीं, अपनी रूह को घर से निकाला है। अगले कुछ हफ्ते एक सपने की तरह गुजरे। प्रिया बिल्कुल बदल गई थी। वह वही प्रिया बन गई थी जिससे मुझे प्यार हुआ था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती, मेरे ऑफिस से आने से पहले तैयार होकर मेरा इंतज़ार करती। राहुल अब हम अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे, उसने एक रात कहा जब वह मेरे लिए कॉफ़ी लाई। अब हमारे बीच में कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। हाँ प्रिया, मैंने बेमन से कहा। मेरा दिमाग माँ में अटका हुआ था। मैंने दोबारा मौसी को फ़ोन किया था यह जानने के लिए कि माँ कैसी है। मौसी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। अरे राहुल बेटा, कैसा है तू? ठीक है मौसी, सब ठीक, बस वो माँ कैसी है? माँ, मौसी की आवाज़ में हैरानी थी। माँ को क्या होना है, वो ठीक ही होंगी। उनके लहजे में एक हिचक थी जिसे मैं उस वक्त समझ ना सका। नहीं, मेरा मतलब वो आपको तंग तो नहीं कर रही? नहीं बेटा, कैसी बातें करता है, वो मेरी बहन है, तू चिंता ना कर। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मेरा दिल संतुष्ट नहीं था। उधर प्रिया के रंग ढंग ही बदल गए थे। उसने घर में पार्टियां रखनी शुरू कर दी थीं। हर दूसरे दिन उसकी सहेलियां, जिन्हें मैं ठीक से जानता भी नहीं था, घर पर मौजूद होती। हंसी और बातों की आवाज़ों से घर गूंजता रहता। प्रिया, यह सब क्या है? मैंने एक दिन तंग आकर कहा। यह रोज़ रोज़ का हंगामा। ओ राहुल, अब जीना भी छोड़ दूं क्या? उसने लापरवाही से कहा। इतने बुरे दिन देखे हैं, अब थोड़ी खुशी मनाने दो। फिर उसने घर के सजावट का प्लान बना लिया। राहुल, मुझे लगता है हमें यह पुराना फर्नीचर बदल देना चाहिए और माँ वाले कमरे को हम एक अच्छा सा टीवी लॉन्ज बनाते हैं। प्रिया, मैं पहली बार उस पर गुस्सा हुआ। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं
और वह माँ का कमरा है, पैसे की चिंता तुम क्यों करते हो। वो हंसती, मेरे पास है ना। एक शाम मैं घर आया तो मैंने देखा प्रिया ने अपने गहनों का डब्बा खोला हुआ था। यह देखो राहुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोच रही हूँ अपनी कुछ पुरानी ज्वेलरी बेचकर नया सोफा सेट ले लूँ। मेरी नज़र उसके गहनों पर पड़ी और फिर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया। माँ की वो सोने की चूड़ियाँ कहाँ हैं जो पापा की निशानी थी। प्रिया ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। कौन सी चूड़ियाँ? उसने बेफिक्री से पूछा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ, मैं चिल्लाया। वो उसके लहजे में ठंडी उदासीनता थी। वह तो मैंने कब की बेच दी, घर के खर्चे भी तो पूरे करने थे ना। बेच दी? मेरी आवाज़ कांप रही थी। तुमने मेरी इजाज़त के बिना पापा की आखिरी निशानी बेच दी। मैं पागलों की तरह उसके बाकी गहनों को देखने लगा। मुझे उन चूड़ियों की रसीद चाहिए। मैं उसकी अलमारी में, उसके पुराने सामान में रसीद ढूंढने लगा। राहुल, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? वो मुझ पर चीख रही थी। मेरा हाथ उसके पुराने बंद संदूक पर पड़ा। वह हमेशा कहती थी उसमें उसके दहेज का सामान है। मैंने उसे एक झटके से खोल दिया। अंदर कपड़ों के नीचे एक छोटा सा ताला लगा डिब्बा था। मैंने उसे तोड़ा। अंदर जो था उसे देखकर मेरी रूह खत्म हो गई। डिब्बे में माँ की वो चूड़ियाँ मौजूद थीं। वह बिकी नहीं थी, लेकिन उनके साथ एक छोटी सी शीशी पड़ी थी। शीशी एक रंगहीन तरल से भरी थी। मैंने कांपते हाथों से शीशी उठाई और उसे खोला। एक तेज जानी पहचानी बदबू ने मेरी सांसें बंद कर दी। क्लोरीन, यह वही ब्लीच जैसी बदबू थी। उसके साथ ही दवाइयों के कुछ खाली पत्ते पड़े थे। ये हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां थीं, लेकिन यह वो ब्रांड नहीं था जो डॉक्टर ने माँ को लिखकर दिया था। यह कोई सस्ती अनजान दवा थी। डॉक्टर के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। इनका ब्लड प्रेशर लगातार खतरनाक हद तक हाई रहा है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें गलत दवा दी जा रही थी। मेरा खून जम गया। वो फर्श पर बिखरी गोलियां, वो तेज बदबू, माँ का अचानक गिरना, प्रिया का सफ़ेद चेहरा, वो खुली आंखें जिनमें अब कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ पकड़े जाने का डर था। वो शीशी मेरे हाथों में कांप रही थी और उससे उठने वाली क्लोरीन की बदबू मेरे पूरे वजूद में जहर की तरह फैल रही थी। तो यह थी तुम्हारी नींद की गोलियां। मेरी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। प्रिया ने एक कदम पीछे हटाया। राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। गलत? मैं पागलों की तरह हंसा। मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? यह कि तुमने मेरी माँ को लकवा का दौरा पड़ने दिया, यह गलत दवा के पत्ते, यह जहर की शीशी, यह चूड़ियाँ जो तुमने कहा था बेच दी। बोलो प्रिया, बोलो। मैं उसकी तरफ बढ़ा। वो डर से दीवार से चिपक गई। हाँ, वह अचानक चीख पड़ी। उसका डर एकदम नफरत में बदल गया। हाँ, सब मैंने किया है, मैंने ही किया है। उसका कबूलनामा एक बम की तरह मुझ पर गिरा। मैं वहीं सन्न हो गया। मैं थक गई थी। वो चिल्ला रही थी, उस बूढ़ी की सेवा कर करके, उसकी गंदगी साफ करके तुम अंधे हो गए थे। अपनी माँ की मोहब्बत में तुम्हें मैं नजर ही नहीं आती थी। हमारी शादी हुई थी राहुल, हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, लेकिन वह भला वो हमारे बीच थी। मैंने अविश्वास से कहा, तुम मेरी माँ को भला कह रही हो? हाँ भला। उसकी आंखों से नफरत उबल रही थी। वो मर ही नहीं रही थी। मैंने सोचा इसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो शायद जल्दी मर जाएगी। मैंने उसकी असली दवा फेंक कर यह सस्ती गोलियां देनी शुरू कर दी, लेकिन वह फिर भी नहीं मरी। वह तो बस बीमार पड़ गई। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैं एक जिंदा लाश की तरह प्रिया का कबूलनामा सुन रहा था। उसने हाँफते हुए कहा, जिस दिन वो गिरी मैंने उसके पानी में जहर मिला दिया था। सोचा था आज इसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन वो बच गई, सिर्फ लकवा ग्रस्त हो गई। उसने शीशे की तरफ इशारा किया।
मैंने आंखें बंद कर ली। डॉक्टर के शब्द, माँ की बेबसी, उनकी आंखों का डर सब साफ हो गया। माँ प्रिया से डरती थी और मैं प्यार में अंधा समझ ना सका। तुम कातिल हो, मैं चीखा। वो हंसी। मैंने मारा नहीं, बस रास्ते से हटाया और तुमने खुद उसे घर से निकाला मेरी खातिर। यह शब्द कोड़े जैसे लगे। मैं भी जुर्म में हिस्सेदार था। गुस्से में मैंने उसका बाजू पकड़ा। निकल जाओ। वो पैरों में गिरी, माफ़ी मांगने लगी। तलाक देता हूँ, मैं चीखा और उसे घसीटकर बाहर धकेल दिया। दरवाज़ा बंद कर कर मैं फर्श पर गिर गया, रोने लगा। मैंने क्या किया, किसके लिए माँ को छोड़ा। फिर मौसी की घबराई आवाज़ याद आई। 3 महीने हो गए माँ को गए, मैंने खबर नहीं ली थी। डर से दिल बैठ गया। कार उठाई और पागलों की तरह मौसी के घर भागा। मैं माँ के पैरों में गिर गया। माफ़ कर दो माँ। माँ मुस्कुराई। माँ क्या, जो औलाद को माफ़ ना करे। मैं माँ को घर लेकर आया। अब मैं माँ की सेवा करता हूँ, सेहत बेहतर है। माँ ने सरिता से शादी कराई, जो उन्हें माँ मानती है। खुश हूँ लेकिन वो जख्म नहीं भूलता। सीख बीवी प्यार है, माँ जन्नत। उसे ठुकराओगे जलील हो जाओगे। माँ का टूटा दिल आकाश हिला देता है। ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।